कल की क्लास में मैं आपको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हमने देखा कि जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस, राइट। एंड क्योंकि जो लाइटर गैस होती है उसका डिफ्यूजन फास्ट होता है, सो वी कैन राइट रेट प्रोपोर्शनल टू 1/√m, m इज़ द मोलर मास। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हम कंटेनर में जो गैस है उसको कंप्रेस करें तो डिफ्यूजन विल बी फास्ट। जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस या कितने गैस के मोल्स टाइम के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं। तो गैस वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन, या पर मिनट कह सकते हो। वॉल्यूम ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर मोल, सो पर सेकेंड, राइट। तो फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ moles of gas diffuses per second is called rate of diffusion. The volume of gas diffuses per second is called rate of diffusion. दोनों कह सकते हो आप। अच्छा, जो भी बताया मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो मैं इसको चल देता हूँ R प्रोपोर्शनल टू P या R प्रोपोर्शनल टू P/√m। और अगर हमें दो गैस को कंपेयर करना हो तो वी कैन राइट R1/R2 इक्वल टू P1/P2 √m2/m1। R1 P1 M1, R2 P2 M2, और ये इक्वेशन आप बना सकते हो। बट जनरली प्रेशर नहीं दिया होता है तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो, R1/R2 √m2/m1। वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम लोगों ने, मैंने कहा कि म्यूट कर लो आप लोग। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ओके, सो हमने ये भी सीखा आर जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजेज विथ टाइम। निधि आप अनम्यूट है शायद से, आप म्यूट कर लो प्लीज। आर क्या है? आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजेज विद द टाइम। और अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो R1/R2 इक्वल टू V1/V2 इंटू T2/T1, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इन सभी को अगर कंबाइन किया जाए, सभी को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो वी कैन राइट R1/R2 इक्वल टू V1/V2 T2/T1 इक्वल टू √m2/m1 इक्वल टू, नाउ मोलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मोलर m2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस डिवाइड बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, यानी d2/d1, जहाँ पर d2 और d1 क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड्स। तो इस तरीके के फार्मूले हैं जो हमें अप्लाई करने होंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी आपको कि जब डिफ्यूजन फोर्सफुली होता है तो उसे इफ्यूजन कहते हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है SO3 and N2 gas, H2 gas and PCl3, ये गैसेस हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ
ऑफ दीज गैसेस। सो क्या आंसर आना चाहिए इसका? 16 48। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा इसमें? रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट किसका होगा? H2 का, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। सो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो ऑर्डर होगा आंसर H2, उसके बाद मोलर मास निकालो सबके, फिर N2, PCl3 और SO3 में किसका मोलर मास ज़्यादा होगा? आई थिंक PCl3 का, क्योंकि फास्फोरस का 31 होता है प्लस 3 इंटू 35.3, क्लोरीन का 35.3 होता है, एंड सल्फर का 32 प्लस 3 इंटू 16। सो इसलिए इसके बाद SO3 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड 35.5 होता है किसका? हाँ 35.5 सर, होता है। क्लोरीन 35. हाँ 35.5, एंड इसमें देखोगे तो इसके बाद PCl3। सो दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बस इसको तो हमने मोलर मास से कर लिया इजीली। अच्छा एक बात और सुनना, जो कल एक क्वेश्चन हमने किया था, 2 एल्युमिनियम प्लस 2 NaOH प्लस 2 वाटर, यहाँ पर 2 NaAlO2 प्लस, यहाँ पर मैंने 3/2H2 लिख दिया था, ये 3H2 ही होगा, बैलेंस सही से नहीं हुआ था कल। तो कंसेप्ट तो सही लगाया था, मगर यहाँ पे बैलेंसिंग सही नहीं की थी। मैंने जो वीडियो खुद बना के डाला है वहाँ पे मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे 3H2 आएगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 2 4, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन हो गए। और किसी ने बताया भी नहीं कि बैलेंसिंग में यहाँ पे 3/2 सर आपने गलत लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। देखो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक तरफ से NH3 गैस और दूसरी साइड से HCl गैस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, एंड ये जो ट्यूब है इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मैं अपने आप से क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब NH3 और HCl कंबाइन करेंगे तो NH4Cl सॉलिड बनता है, अगर वाटर नहीं है तो NH4Cl सॉलिड बनेगा। तो क्वेश्चन ये है, वेयर would you expect the white solid to form? आपको ये बताना है कि किस डिस्टेंस पर NH3 और HCl इस ट्यूब के अंदर कंबाइन करके NH4Cl का सॉलिड बनाएंगे, ये आपको बताना है।
तो कैसे अप्रोच करें इसको? पहले ये बताओ मुझे, NH3 और HCl में थियोरेटिकली किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होना चाहिए, NH3 का या HCl का? NH3 से। NH3, क्योंकि इसका मोलर मास इसके मोलर मास से कम है। तो फिर जो वाइट सॉलिड है वो NH3 के साइड ज़्यादा बनेगा या HCl के साइड ज़्यादा बनेगा? तो NH3 के साइड बनेगा या HCl के साइड बनेगा वाइट सॉलिड? HCl। HCl, क्योंकि सेम टाइम पे NH3 का डिफ्यूजन HCl के डिफ्यूजन से फास्ट है। तो NH3 हो सकता है कि सेम टाइम पर कुछ यहाँ पहुँच जाए और HCl जो है अपने डिस्टेंस में इतना ही ट्रैवल करके आ पाए। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 will be faster than HCl. So product will be formed in the side of HCl, क्योंकि NH3 HCl के ज़्यादा पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर लिखूं इस तरीके से, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यू नो NH4Cl, तो मैं इसको लिखूंगा रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाई रेट ऑफ HCl इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NH3, क्योंकि ये M2/M1 होता है, जो रेट में यहाँ नीचे होगा वो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब बताओ मैं, यस सर सर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये हाई क्यों हुआ NH3 का? 5 क्यों हुआ? 5 कहाँ मैंने लिखा है? सर हाई क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन? अच्छा, NH3 का NH3 का मोलर मास HCl के मोलर मास से ज़्यादा है, तो मैंने कहा थ्योरेटिकली जिसका मोलर मास कम होता है उसकी स्पीड ज़्यादा मान सकते हैं हम। मानना ही पड़ेगा अगर हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था H2N2 PCl3 और NH3 में, तो हमने H2 की स्पीड क्यों ज़्यादा ली थी? क्योंकि H2 लाइटर गैस है। तो यहाँ पर एक दोनों गैसेस हैं, N का मास कितना होता है 14 + 3 कितना होया 17, और यहाँ पर H कितना है +1 35.5, तो कितना हो गया 36.5। तो NH3 इज़ लाइटर देन HCl, तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू HCl। सर मतलब जिसका मोलर मास कम है उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। हाँ, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो थ्योरेटिकली आपको इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये हमने सीखा है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखी ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, अब देखो, अगर गैस NH3 एंड से मान लो NH3 यहाँ तक पहुँच गया और फिर HCl यहाँ पे आया, तो अगर मैं ये मान लूँ कि NH3 R डिस्टेंस तक पहुँचता है, तो उस समय HCl कितने डिस्टेंस तक पहुँचेगा 5 - R। ये क्लियर है? सो आई कैन राइट, सर टाइम सेम है तो हम इसको रेट ऐसे लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकली हमको ये लिखना पड़ेगा NH3 का रेट R विद रिस्पेक्ट टू R/T, टाइम सेम है। सो HCl कितना होगा 5 - R इक्वल टू √ HCl का मास कितना होगा, मोलर मास 36.5 डिवाइड बाई NH3 का मोलर मास कितना है 17। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें R की वैल्यू क्या आ सकती है। ये R मैंने डिस्टेंस मान लिया, अगर मैं X लेता ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन से लग रहा है ना, ये X है तो इट विल बी 5 - X। सो 5x/5 - X। नाउ टेल मी
एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है। अगर इजीली सॉल्व हो सकता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करना है। ये मैंने अपने आप से लिया है तो हो सकता है कि डेटा में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है अगर आए तो। सर जी बोलिए। सर वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन था, आपने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों ले लिया? तो रेट ऑफ ऐसे भी तो ले सकते हैं कि एक्स अपॉन टी, नहीं ले सकते ऐसे। टाइम के साथ कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, ये भी तो रेट ऑफ डिसीजन हो सकता है। ओके। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैथ यूज हो सकती है। क्या इजीली ये सॉल्व हो सकता है क्या बच्चों, या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ? अगर ये समझ में तो सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का और देता हूँ। उसके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन the rate of diffusion of two gases A and B equal to 4:1. What is ratio of their density? उनकी डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी? ये तो बहुत जल्दी हो सकता है। जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे? Rate of diffusion of two gases A and B equal to 4:1. What is ratio of their densities? इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 1:2। हाँ, आप इसमें क्या लगाओगे फॉर्मूला? R1/R2। आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है और केवल डेंसिटी दे रखी है, तो √D2/D1 बस। और गैसेस तो दे नहीं रखी, उनके मोलार मास हमको चाहिए भी नहीं, क्या करना है? तो गैसेस ए और बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DB/DA। तो RA/RB कितना है? 4/1 इक्वल टू, ये कितना आएगा? DB/DA। तो हमको DA/DB कितना आ जाएगा? अब इसका क्या बताया था आपने? 2:1। 16 आएगा। हाँ, 16:1। 1:16. DA/DT करोगे तो हाँ ये रिवर्स हो जाएगा, 1:16 आएगा आंसर, क्योंकि दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन इसमें,
ml, और ये क्वेश्चन सभी को बताना है, 20 ml हाइड्रोजन, 20 ml हाइड्रोजन diffuses in Sir, 25 ml. 50 seconds. 20 ml hydrogen diffuses in 50 seconds. How much सर time? 20 ml है 25 ml 25 ml है, 25 ml hydrogen diffuses in 50 seconds. How much time? How much time will 20 ml milliliter of oxygen take to diffuse? Take to diffuse under similar condition. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, under similar condition. ओके, जल्दी से इसको ट्राई करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर डिफिनेट क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ा दूँ. ट्राई करना है, बस वेट नहीं करना है कि कोई और आंसर बता देगा तो फिर हम उसको देख लेंगे. फोर्टी सेकेंड. नहीं, 40 सेकेंड तो आंसर नहीं आ रहा है. सर 64 सेकंड 64 सेकेंड भी नहीं आ रहा है. आई डोंट नो कैसे अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूला. देखो, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, सो R1 या RH2 अपन और O2 वॉल्यूम दे रखा है. तो जब वॉल्यूम दे रखा है तो हमें ये फॉर्म लिखना पड़ेगा V1/V2 यानी VH2/VO2 इंटू TO2/TH2, क्योंकि यहाँ पे V1/V2 इंटू T2/T1 अगर फॉर्मूला याद हो तो इक्वल टू, अब सब्सटेंस है तो उनके मास तो लिखने पड़ेंगे, √M2/M1 ये फॉर्म लगाना पड़ेगा. और यहाँ पर देखो RH2 है तो यहाँ पर O2 आएगा और नीचे H2 आएगा. कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है. ये फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई होगा. क्या जी? 160 सेकेंड. 160 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है. वॉल्यूम ऑफ H2 कितना डिफ्यूज हो रहा है? 25.
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ O2 कितना डिफ्यूज हो रहा है 20 इनटू किसके लिए टाइम पूछा है ऑक्सीजन के लिए, तो TO2 पूछा है। और हाइड्रोजन कितना डिफ्यूज हो रहा है हाइड्रोजन 25 ml 50 सेकेंड में डिफ्यूज हो रहा है अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा मोलर मास ऑफ O2 दैट इज 32 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2 दैट इज 2। यहाँ से आप O2 के डिफ्यूज होने का टाइम निकाल सकते हो। दो गैसों के डिफ्यूजन को कंपेयर करके हम किसी एक गैस के डिफ्यूजन का टाइम भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे एक बार आप चेक कर सकते आ गया 160 सेकेंड आएगा। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 160 सेकेंड्स। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, और थोड़ा सा थ्योरी और बताने के बाद भी कराऊंगा। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको KTG भी कहते हैं शॉर्ट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए थे एजम्पशंस। एक्चुअली इसमें जो एजम्पशंस बताए गए उसमें बहुत कम एजम्पशन जो है वो रियल में ट्रूथ है, क्योंकि ये बस ऐसे ही बहुत, क्योंकि जिस टाइम पे ये थ्योरी दी गई उस टाइम पे कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, तो बस ऐसे ही एजम्पशन लेकर के कि ऐसा होता होगा बता दिया गया। तो ये समझो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना वो नकली गैस के लिए अप्लाई होती है। एक इमेजिनरी दुनिया के बारे में इसमें बताया गया। देखो क्या क्या इसमें बातें की गई मैं ये बताता हूँ, और सिंपल से पॉइंट है, आपको ध्यान रख सकते हो। और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी रॉन्ग हो जाते हैं वो भी अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था इसमें गैस की स्टडी करने के बाद जो पॉइंट दिए गए थे कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के नेचर के बारे में बात हुई गई थी इसमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में गैस के नेचर के बारे में बात हुई थी। सो नंबर 1 पॉइंट ये था कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं आर वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी कह सकते हो, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सिंपल है कि हाँ गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। सब रिपीट कर दो एक बार, नोट कर। हाँ मैं लिख रहा हूँ उसको। अ गैस इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी या एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, small particles called atoms and molecules। जो गैस होती है वो बहुत ही, या गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड these particles randomly travel in all direction। ये पार्टिकल रैंडमली सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन इन ए कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है gases exert pressure
ड्यू टू collision of gas particles with the walls of container and among themselves। जो गैस का प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं और खुद भी कोलाइड करते रहते हैं आपस में। उससे क्या होता है कि उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करने की वजह से इसका प्रेशर होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है, अगर डिसकनेक्ट होता है तो वापस से कनेक्ट होना है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट में ध्यान देना। द वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, द वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल is negligible with respect to total volume of gas। मीन्स इंडिविजुअल गैस का जो वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट होता है या नहीं होता है कह सकते हैं। और इस बात को कैसे बताया गया कि भाई एक बीकर है, इस बीकर का वॉल्यूम मान लो कुछ भी है 10 ml या 1 लीटर है, और इसमें जो एक गैस का पार्टिकल होगा इसका वॉल्यूम जो होगा इस टोटल जो वॉल्यूम होगा बीकर में जो गैस है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है।